हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 9 सोशल साइंस से चैप्टर 8 फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स। इस वीडियो में हम मेनली इसकी एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें जो है क्वेश्चन फोर्थ और क्वेश्चन फिफ्थ इनको कवर करेंगे। जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हैं, इसमें आपके कई सारे पार्ट्स भी दिए हुए हैं। ये कंप्लीट आंसर्स आप हमारी ऐप पर देख सकते हैं। ऑल न्यू आंसर्स और नए वीडियो हैं। आपको ये आंसर्स कहीं और नहीं मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज और क्वेश्चन फिफ्थ जो है, जिसमें डिटेल्ड सैलिएंट फीचर्स बताने हैं, उसके बारे में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन फोर्थ, जो कि है एमसीक्यूज। सबसे पहले हम क्वेश्चन फोर्थ कर रहे हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। अभी यहाँ पर क्या दिया है, पहला क्वेश्चन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क कब कंप्लीट हुआ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है वो कंप्लीट हुआ 1949 में, 26 नवंबर 1949 को। कितने सब्जेक्ट्स जो है सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, तो 97 सब्जेक्ट्स जो है वो सेंट्रल लिस्ट में है। कितने सारे आर्टिकल्स और अपेंडिसेस जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, 395 आर्टिकल्स और 12 अपेंडिसेस। कौन थे चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कमेटी के। अब यहाँ जो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें है कन्हैयालाल मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद और सरदार पटेल। कन्हैयालाल मुंशी जो है वो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था। श्यामा प्रसाद भी मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था। सरदार पटेल फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इस टाइम पे हमारे पास ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद दिए हुए हैं, जो कि करेक्ट आंसर नहीं है चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कमेटी का। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगर बाई चांस एग्जाम में ऑप्शन यही आते हैं तो आपको मजबूरी है कि राजेंद्र प्रसाद पे क्लिक करना होगा, अदरवाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया, 26 जनवरी 1950 में। कितने मेंबर्स थे फॉर्मेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के, करेक्ट आंसर 389। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, क्यों। तो जो ऑप्शन है उसमें करेक्ट आंसर है कि ये एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए हम इसको रिपब्लिक कंट्री कहते हैं। इंडिया के अगर संदर्भ में देखा जाए तो जो कि एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक माना जाता है। क्यों, ये जो टर्म रिपब्लिक है ये बताता है कि हमारे यहाँ का जो संविधान है उसमें इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है कि लोग जो हैं वो अपने प्रतिनिधि को खुद चुनते हैं, ताकि कंट्री को चलाया जा सके और जो रूल ऑफ लॉ है उसको सपोर्ट किया जा सके। इसलिए हमारा कंट्री रिपब्लिक कंट्री इसलिए क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया है राइट अ डिटेल्ड नोट और सैलिएंट फीचर्स। सैलिएंट फीचर्स मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है उनके बारे में आपको बताना है। सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कई सारे मुख्य फीचर्स हैं, जिसमें से कुछ के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। पहला है लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन। लेंदी मतलब बहुत लंबा। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया के अंदर, इसमें 448 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स हैं। दूसरा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो बताता है एक फ्रेमवर्क को कि कैसे हमारी कंट्री को गवर्न किया जाए, चलाया जाए। फेडरल सिस्टम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का, जिसमें पावर्स जो है वो डिवाइडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट की है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक मिलकर जिम्मेदार है इस लोकसभा के लिए, यानी कि जो लोअर हाउस है हमारा पार्लियामेंट का। फिर आती है हमारी फंडामेंटल राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कई सारी फंडामेंटल राइट्स अपने सिटीजन्स के लिए, जिसमें आता है राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और भी बहुत सारी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूडेड है, जो एक तरह की गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के लिए, ताकि वो फॉलो कर सके कि कैसे जो है एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी जो है, समाज जैसे समानता बनी रहे, ऐसे समाज को फेयर और सही समाज जो है कैसे बनाया जाए, उसके बारे में उनको गाइडलाइंस दी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी जिसका मेन काम होता है सपोर्ट करना, बनाए रखना रूल ऑफ लॉ को और साथ ही साथ सेफगार्ड करना, सुरक्षित करना जो फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन्स के। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि इंडिया हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म के, कि स्टेट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, ना उसके अकॉर्डिंग भेदभाव करेगा। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, इसका मतलब हुआ कि हमारा संविधान यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को प्रोवाइड करता है कि सारे सिटीजन जिनकी उम्र 18 साल है उससे ज्यादा है वो वोट कर सकते हैं इलेक्शंस में। ये कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। दूसरा है पार्लियामेंट्री मेथड। पार्लियामेंट्री मेथड के देखते हैं क्या सैलिएंट फीचर्स हैं। सबसे पहला है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो टिपिकल फीचर है उसमें आता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब अपर हाउस भी है और लोअर हाउस भी है। अपर हाउस यानी राज्यसभा और लोअर हाउस यानी लोकसभा। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो जिम्मेदार है पार्लियामेंट की। मेजॉरिटी रूल, प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी के रूल पर बेस्ड है, यानी कि चाहे कोई भी पार्टी हो या कोलिशन गवर्नमेंट हो उनको जो है सपोर्ट मिलेगा मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स का लोअर हाउस में पार्लियामेंट के, ताकि वो जो है गवर्नमेंट को बना सके। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इसका मतलब हुआ कि पार्लियामेंट जो है उसको इतना अधिकार दिया गया है कि वो गवर्नमेंट को हटा सकती है ऑफिस से अगर उसका मेजॉरिटी का जो सपोर्ट है वो खो देती है। क्वेश्चन आवर में आता है कि मेंबर्स जो पार्लियामेंट के हैं वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से और उनके जो भी काम है उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार वही लोग हैं, उन्हीं की ही जवाबदेही है। डिबेट्स एंड डिस्कशंस का मतलब हुआ कि कई सारे मुद्दों पर डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होती हैं जिसमें अलग अलग नजरिए जो है वो सामने रखे जाते हैं और फिर उन पर बहस होती है। तो ये है आपका पार्लियामेंट्री मेथड। थर्ड क्वेश्चन है फेडरल एंड सोल प्लानिंग। फेडरल प्लानिंग का मतलब हुआ एक ऐसी प्लानिंग प्रोसेस जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्रिएट भी करती है और कोऑर्डिनेट भी करती है नेशनल डेवलपमेंट के जो प्लान्स हैं, पॉलिसीज हैं, स्ट्रेटजीज हैं उनको, जबकि जो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो उनको लागू करती है। वही दूसरी तरफ जो सोल प्लानिंग होती है वो एक ऐसी प्लानिंग प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है और इम्प्लीमेंट करती है जो भी डेवलपमेंट प्लान्स हैं, पॉलिसीज हैं या स्ट्रैटेजीज। अब देखते हैं सैलिएंट फीचर्स फेडरल प्लानिंग के क्या होते हैं। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है, नेशनल लेवल का कोऑर्डिनेशन और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मिलकर पार्टिसिपेशन होता है स्टेट और लोकल गवर्नमेंट का, टॉप डाउन अप्रोच होती है, मतलब टॉप पर जो है पॉलिसीज बनाई जाती है और बाकी लोगों को कम्युनिकेट की जाती है। ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड प्लानिंग होती है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सारे के सारे जितने भी मैक्सिमम पहलू हो सकते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। वहीं सैलिएंट फीचर्स जो सोल प्लानिंग के हैं उसमें है कि डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है, ज्यादा कंट्रोल होता है प्लानिंग प्रोसेस के ऊपर, बहुत ही कम कोलैबोरेशन होता है और ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स के साथ, बॉटम अप अप्रोच होती है यानी नीचे वाले बनाते हैं और ऊपर वालों को कम्युनिकेट करते हैं, पर ज्यादा फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव होती है जो लोकल जरूरतें हैं या जो हालात हैं उनके लिए। तो ये है आपका फेडरल एंड सोल प्लानिंग। फोर्थ है फेडरल एंड फ्री जुडिशरी। अब फेडरल जुडिशरी का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सिस्टम कोर्ट्स का जो ऑपरेट करता है दोनों ही लेवल्स पे, नेशनल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, जहां पर जो जज हैं वो इंटरप्रेट करते हैं और अप्लाई करते हैं लॉ को उन केसेस में जहां पर फेडरल या कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे होते हैं। इंटरप्रेट मीन उसको व्याख्या करते हैं या उनको जो है लॉ को अप्लाई करते हैं। वही फ्री जुडिशरी होती है सिस्टम ऑफ कोर्ट्स की जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांचेस से, गवर्नमेंट की, और पूरी तरह से फ्री होती है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से। अब सैलिएंट फीचर्स फेडरल जुडिशरी के क्या है। सेपरेट कोर्ट सिस्टम होते हैं फेडरल और स्टेट लीगल इश्यूज को लेकर। जजेस अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और कंफर्म किए जाते हैं जो सेनेट होता है उसके द्वारा। ज्यूरिसडिक्शन ज्यादातर जो केसेस का है उसमें होती है फेडरल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन या डिस्प्यूट्स जो स्टेट्स के बीच में होते हैं। पावर जो जुडिशियल रिव्यू की है इंटरप्रेट करना कॉन्स्टिट्यूशन को या स्ट्राइक करना, जो डाउन करना जो लॉज हैं जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब उनको नहीं अलाउ करना, वो जो है आता है जुडिशियल रिव्यू के पावर में। वहीं दूसरी तरफ
जो सैलिएंट फीचर्स है फ्री जुडिशरी के, उसमें वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांचेस से गवर्नमेंट की। जजेस जो है अपॉइंटेड होते हैं लाइफ के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि अपनी वो इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करे जा सके। डिसीजंस होते हैं डिस्प्यूट्स पे और लागू करते हैं जो लॉज है वो इम्पार्शियल तौर पे, प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल राइट्स को, फ्रीडम्स को गवर्नमेंट अब्यूज से, और एक चेक और बैलेंस की तरह एक्ट करते हैं जो बाकी और ब्रांचेस है गवर्नमेंट की उनके लिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिफर करता है उन रूल्स को, प्रिंसिपल्स को, गाइडलाइंस को जो कि हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। ये प्रोविजंस डिफाइन करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट का फंडामेंटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, रिलेशनशिप स्टेट और सिटीजन्स के बीच की कैसी होगी, और जो स्टेट की पावर है उसका क्या स्कोप होगा, उसकी क्या लिमिटेशंस या सीमाएं होंगी। तो सैलिएंट फीचर्स देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के क्या है। ये सुप्रीम लॉ माने जाते हैं लैंड के, और इनको सपोर्ट करा जाता है सारी ब्रांचेस जो भी गवर्नमेंट की है उनके द्वारा। ये एस्टैब्लिश करते हैं फ्रेमवर्क गवर्नमेंट के लिए और डिफाइन करते हैं कि कैसे सेपरेशन होगा पावर्स का ब्रांचेस के बीच में। प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम्स को, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन और असेंबली के। बेसिस है सिटीजनशिप का, आधार जो होता है सिटीजनशिप का उसको एस्टैब्लिश करते हैं, जिसमें राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज शामिल है। प्रोसीजर बताते हैं कैसे अमेंड किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो चेंजेस हैं वो डेलिबरेटली किए गए हैं और पूरे सपोर्ट के साथ किए गए हैं। ये प्रोटेक्शन करते हैं रूल ऑफ लॉ का, उसके लिए प्रोवाइड करते हैं कि कैसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए उसे, साथ ही साथ ड्यू प्रोसेस और इक्वल प्रोटेक्शन जो लॉ का है वो भी इसमें शामिल है। ये सिस्टम ऑफ चेक और बैलेंसेस को एस्टैब्लिश करते हैं ताकि कोई भी ब्रांच या कोई भी इंसान जो है वो अपनी पावर्स को जो है दूसरे पर थोपे नहीं या उसका गलत इस्तेमाल ना करे। डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें पावर क्या, नेशनल और स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बीच में, या फिर इवन लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स जो है उनके बीच में। ये प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जिसके सैलिएंट फीचर्स ये रहे। फिर आता है जुडिशियल रिव्यू, ये हमारा लास्ट है। जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोर्ट रिव्यू करता है कि लॉ की क्या संवैधानिकता है और रेगुलेशन, गवर्नमेंट का एक्शन, और डिसाइड करता है कि क्या ये जो है कंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, मतलब जाती है कि नहीं। अब सैलिएंट फीचर्स देखते हैं जुडिशियल रिव्यू के। असेंशियल कंपोनेंट माना गया है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का, जिसमें यह इंश्योर किया जाता है कि जो एक्शंस है गवर्नमेंट के, लॉ मेकर्स के, वो पूरी तरह से संविधान के अनुसार है। टिपिकली कैरी आउट करता है एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के द्वारा, जो कि पूरी तरह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या बायस से फ्री होती है। बायस मीन फेवर से फ्री होती है। ये प्रोवाइड करता है सिस्टम चेक्स और बैलेंसेस का, इंश्योर करते हुए कि जुडिशरी के पास पावर है कि वो कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को जो है नहीं माने, अगर वो जो है पास भी कर दी गई है लेजिस्लेचर के द्वारा या साइन कर दी गई है एग्जीक्यूटिव के। ये एक सेफगार्ड के तौर पर काम करता है जो भी पावर का मिसयूज हो और बाकी जो ब्रांचेस है गवर्नमेंट की उनसे, या उनको प्रोटेक्ट करता है जो राइट्स और फ्रीडम्स है सिटीजन्स। पूरे ब्रांचेस जितने भी हैं उनके गवर्नमेंट को ये अप्लाई होता है, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज शामिल है। अनलिमिटेड नहीं है स्कोप में, क्योंकि जुडिशरी को भी रिस्पेक्ट करने पड़ेंगे जो प्रिंसिपल्स है सेपरेशन ऑफ पावर्स के, और जो प्रॉपर रोल है और बाकी ब्रांचेस जो गवर्नमेंट की है उनका। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बढ़ाने में या कम करने में पावर की, गवर्नमेंट को जो भी पावर है उसको डिपेंड करता है कि किस संदर्भ में हो रही है और उस कॉन्स्टिट्यूशन की उसके अकॉर्डिंग क्या इंटरप्रिटेशन है। तो ये जो है आपका 4th और 5th क्वेश्चन था। अब इससे पहले जो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें आते हैं आपका 1st, 2nd और 3rd पार्ट, जो आंसर्स क्वेश्चन आंसर्स होते हैं आपके कि डिटेल में देने हैं या ब्रीफ में देने हैं, वो चीज़ जो है टर्मिनोलॉजी क्या है वर्ड्स की, ये वाला जो आंसर क्वेश्चन का सेगमेंट है, या फिर आपका एक ये वाला जो सेगमेंट है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स, और फर्स्ट जो क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, ये जो इसके आंसर्स हैं पूरे के पूरे ये आप हमारी ऐप पर देख सकते हैं।